हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं 10th आईसीसी के फुल चैप्टर सीरीज में। वी आर गोइंग टू स्टडी एंडोक्राइन सिस्टम टुडे। इस लेक्चर को देखने के बाद यू कैन ट्राई कोई भी क्वेश्चन, बैक ऑफ द चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ टर्म्स को, कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेना है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो है हार्मोन। हार्मोन्स होते क्या है? हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सिक्रीशंस है जो हमारे बॉडी के कुछ स्पेशल सेल्स बनाते हैं या स्पेशल टिश्यूज या स्पेशल ग्लैंड्स बनाते हैं, और इनको बनाने के बाद, हार्मोन्स को बनाने के बाद वो डायरेक्टली ब्लड के स्ट्रीम में पोर कर देते हैं ताकि वो टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच सके और वहां पे कोऑर्डिनेशन करवा सके। तो बेसिकली क्या है कि हार्मोन्स जो है बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, वो टारगेट ऑर्गन्स पे ही अपना एक्शन शो करता है। ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर कोई हार्मोन लिवर के लिए सिक्रीट हो रहा है तो वो जाके किडनी के पास जाके कुछ मॉडिफिकेशन कर दे या कुछ कोऑर्डिनेशन करवा दे। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। वन मोर थिंग, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में निकलता है। हार्मोन्स जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में निकलते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो हम लोग इस लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहला लाइन जो लिखा है हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स इज अ सिक्रीशन। ये क्या है? इज अ केमिकल सिक्रीशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट। हमारे बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जो मॉडिफाई कर जाते हैं एंड सिक्रीट करना चालू कर देते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को सिक्रीट करना चालू कर देते हैं। उन टिश्यूज या उन ग्लैंड्स को हम उन टिश्यूज या उन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लैंड्स। तो ग्लैंडुलर पार्ट से निकलता है विच इज पोर्ड। ये डायरेक्टली निकल के इनको पोर किया जाता है ब्लड स्ट्रीम में, एंड इनका जो एक्शन होता है वो सिर्फ टारगेट ऑर्गन्स पे ही होता है। नेक्स्ट, ये सारा चीज हार्मोन्स करता क्या है? कोऑर्डिनेशन लाता है डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी का जो डिस्टेंट पार्ट है, सपोज अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है तो वो हमारे बोन्स मसल्स पे एक्ट करता है। सिमिलरली अगर TSH निकल रहा है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो हमारे थायराइड ग्लैंड को इम्पैक्ट करेगा। नाउ ऑन द मोड ऑफ सिक्रीशन हम लोग क्या किए हैं? ग्लैंड्स के टाइप को हम लोग क्लासीफाई कर दिए हैं। नाउ तो दो तरह हम लोग ग्लैंड्स को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या दो क्लासिफिकेशन कर उनको क्लासिफाई कर दिया इनटू टू सब पार्ट्स, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये जो इमेज हमें दिख रहा है, दिस इज बेसिकली एन एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमारा एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें होता क्या है? जो एंडोक्राइन सेल्स है, ये जो सेल्स है, जब ये कुछ सब्सटेंसेस, कुछ हार्मोन्स रिलीज करे, कुछ केमिकल सिक्रीशंस कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं इस ब्लड वेसल के अंदर। ये जो लाइट पिंक कलर से डिनोटेड है, ये दिस इज ब्लड स्ट्रीम। ये हमारा है ब्लड स्ट्रीम। एंड ये जो एंडोक्राइन सेल्स है, जो भी एंडोक्राइन सेल्स है, ये जो भी सिक्रीशंस निकाल रहा है या रिलीज कर रहा है, इनको डायरेक्टली पोर कर दिया जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। एंड फाइनली ये ब्लड स्ट्रीम अपने टारगेट ऑर्गन्स तक इस हार्मोन्स को, स्पेसिफिक हार्मोन्स को पहुंचा देता है टू ब्रिंग अबाउट एनी कोऑर्डिनेशन। तो नेक्स्ट, ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड था। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता क्या है? ये एक्सोक्राइन सेल्स है। अब इनका जो भी सिक्रीशन होता है, ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं पोर करते हैं, ये डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस को ब्लड में नहीं पोर करते हैं। इंस्टेड दे हैव अ कॉमन पैसेज। उनके पास एक कॉमन पैसेज रहता है, एक कॉमन डक्ट रहता है, जिसके अंदर पहले ये अपना सिक्रीशंस डाल देते हैं। सपोज ये हमारे एक्सोक्राइन सेल्स है, एंड ये जो भी सिक्रीशंस निकालेंगे, जो भी केमिकल चीज़ों को सिक्रीट करेंगे, ये डायरेक्टली ब्लड में ना पोर करके इस डक्ट के अंदर पोर कर देते हैं। एंड फाइनली ये डक्ट जाके टारगेट ऑर्गन या जो भी ऑर्गन से एसोसिएटेड है उसका सिक्रीशन होना या कोई भी कोऑर्डिनेशन अगर लाना है, तो ये डक्ट जाके उसको पोर कर देता है। तो एंड दिस इज द रीजन हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं। डक्ट ग्लैंड्स क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर पैसेज होता है, वेराज एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा कोई भी सच पैसेज या डक्ट नहीं होता है। इनका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में किया जाता है।
तो हम लोग इसको कह सकते हैं दैट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हार्मोन्स के क्लासिफिकेशन को। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है दैट इज हार्मोन्स आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए कि इनको जब सिक्रीट किया जाता है या इनको जब बना देते हैं सेल्स तो इनको रिलीज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करवा दिया जाता है। इनको जब रिलीज किया जाता है तो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करवा दिया जाता है। नेक्स्ट, दे एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। बहुत ही स्पेसिफिक है, जो भी टारगेट ऑर्गन है उसी पे अपना एक्शन ये शो करते हैं या परफॉर्म करते हैं। तो दे एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। नेक्स्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये निकलते हैं। इवन अ ड्रॉप लेस देन अ ड्रॉप ऑफ हार्मोन अगर निकल रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज and are biologically active and their effect is long lasting next last point, they are not stored in our body। हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स एक बार बन जाते हैं, सिक्रीट हो जाते हैं और वंस उनका काम खत्म हो गया, वो रोल अपना प्ले कर लिए जिस भी टारगेट ऑर्गन्स पे कोऑर्डिनेशन या रेगुलेशन लाना था, आफ्टर दैट उनको सिक्रीट कर दिया जाता है बॉडी में। वो कभी भी हमारे बॉडी में परमानेंटली स्टोर नहीं रहते हैं। तो वही बोला गया, दे आर नॉट stored in our body and are excreted out। नेक्स्ट, अब हम लोग हॉर्मोन्स को क्लासिफाई कर दिए हैं एज वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल। तो जो वाटर सोल्यूबल हॉर्मोन्स है उसमें से कौन कौन से हॉर्मोन्स आ जाते हैं? तो पेप्टाइड हॉर्मोन्स क्या है? वाटर सोल्यूबल। एक दूसरे तरह के हॉर्मोन्स जिसको हम लोग कहते हैं अमीन्स, जो कि एमिनो एसिड से बन रहे हैं, ये भी वाटर सोल्यूबल है। इसका एग्जाम्पल, पेप्टाइड्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, जो कि सिक्रीट होता है हमारे पैंक्रियास से। जब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे देन वी आर गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट, अमीन्स में आ जाते हैं तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एड्रेनलिन का, जो कि रिलीज होता है हमारे एड्रीनल मेड्यूला से, ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लिपिड सोल्यूबल में। लिपिड सोल्यूबल बेसिकली फैट या हम लोग कह सकते हैं ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स होते हैं। दीज आर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जितने भी सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन हो गया, then estrogen and progesterone in case of females। टेस्टोस्टेरॉन मेल्स के केस में एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फीमेल्स के केस में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब बेसिकली हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग एक एक ग्लैंड को, हर एक हार्मोनल ग्लैंड को देखेंगे, उसके फिजियोलॉजी को समझेंगे, उनके फंक्शंस को एंड उनके हार्मोन्स को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से। बाय बिकॉज पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे पूरे बॉडी का। नाउ ऐसा क्यों है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लैंड क्यों है? हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं, इज बिकॉज क्योंकि इट एक्चुअली डायरेक्ट्स या कह सकते हैं कंट्रोल करता, कमांड करता है बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कि वो अपने सिक्रीशंस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। बेसिकली इट रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स सो एज टू रिलीज देयर सिक्रीशन और टू इनहिबिट देम। ठीक है, तो बेसिकली सपोज अगर थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकालने का कोशिश कर रहा है या थायरॉक्सिन निकालना चाहता है, तो कमांड उसको मिलेगा पिट्यूटरी से, तभी जाके वो फर्दर थायरॉक्सिन को निकालेगा, इनहिबिट या जो भी रेगुलेशन होता है वो उसको मेंटेन करता है। तो बेसिकली ये अदर ग्लैंड्स को डायरेक्ट करता है किस तरह से फंक्शंस परफॉर्म करना है या किस तरह से सिक्रीशंस निकालना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स
as the master of glands, master of glands. सेकेंड इसका साइज जो है, इसका जो साइज है ये पी साइज होता है. नाउ हम लोग यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को लोकेट करेंगे. तो बेसिकली ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा ब्रेन का पूरा पार्ट है. एंड कैन यू सी दिस पार्ट, कैन यू सी दिस पार्ट, ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. इसका जो साइज होता है ये मटर के दाने के बराबर होता है. इट्स वेरी स्मॉल ग्लैंड, इट्स अ वेरी स्मॉल ग्लैंड. एंड इसका जो ओरिजिनेशन होता है बेसिकली होता है क्या है, ये सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है. ये है हमारा हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड रहता है. नाउ अगर इसका लोकेशन पूछा जाए, इसका लोकेशन अगर पूछा जाए तो ये बेसिकली बेस ऑफ द मिड ब्रेन. जैसे हम लोग को पता है कि हम लोग ब्रेन को क्या किए हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए एज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. तो पिट्यूटरी का एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये मिड ब्रेन के बेस से हैंग्ड आउट रहता है एंड हाइपोथैलेमस के थ्रू ये कनेक्टेड, हाइपोथैलेमस के साथ ये कनेक्टेड रहता है वाया स्टॉक. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट हैंग्स डाउन from the hypothalamus at the base of the midbrain. तो ये बेसिकली इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन हो गया. नेक्स्ट इसके साइज के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज पी साइज्ड ग्लैंड. ये पी मटर के दाने के जैसा इसका साइज होता है. नाउ फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ये है हमारा हाइपोथैलेमिक पार्ट, ये है हमारा हाइपोथैलेमिक पार्ट, ये है इसका स्टॉक एंड ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके थ्रू वो उस स्टॉक के थ्रू ही पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच रहता है हाइपोथैलेमस के साथ. नेक्स्ट अब हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के एंड उसके रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग, जैसे हम लोग ब्रेन को डिवाइड कर दिए इनटू 3 मेजर पार्ट्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, वैसे ही हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को भी डिवाइड कर दिए इनटू 2 ब्रॉडर पार्ट्स, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. लेकिन बहुत सारे लोअर एनिमल्स में एक और पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट लोब कहते हैं. इंटरमीडिएट का मतलब हो गया बीचों बीच, यानी कि एंटीरियर एंड पिट्यूटरी के बीचों बीच एक और सेक्शन रहता है पिट्यूटरी का, इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट लोब. तो आइए चलिए इसको देखते हैं. सपोज हम लोग एक रफली डायग्राम बना लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का. तो ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ इस तरह का दिखता है. ये है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड. नाउ दिस पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी. एंड ये हमारा हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. नेक्स्ट बहुत सारे लोअर एनिमल्स में एक इंटरमीडिएट लोब भी आता है, एक इंटरमीडिएट लोब भी आता है कुछ इस तरह से. इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, जो कि प्रोमिनेंट है इन लोअर एनिमल्स. इन ह्यूमंस, हम लोग के ह्यूमंस में बेसिकली ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है एंड ऑलमोस्ट मर्ज रहता है. मर्ज मतलब ऑलमोस्ट एक ही टेरिटरी में ही आ जाता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ ऑलमोस्ट ये मर्ज रहता है. तो हम लोग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है. दिस इंटरमीडिएट लोब सिक्रीट्स अ फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं MSH. MSH का फुल फॉर्म क्या है, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि ये मेलानोसाइट्स पे एक्ट करता है, या मेलानिन कंटेनिंग सेल्स. जैसे बहुत सारे लोअर एनिमल्स में देख सकते हैं हम लोग, वो कैमोफ्लेज वाले मैकेनिज्म को एग्जिबिट करता है, फिनोमेनन को एग्जिबिट करता है. जैसे
हम लोग लेजर्ड का बात कर सकते हैं, फ्रॉग्स का बात कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो खुद को वो कैमोफ्लेज अंडरगो करते हैं, अपने कलर को, अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि कोई उसे डिटेक्ट ना कर ले, इस तरह से। बट हम लोग के ह्यूमंस के केस में हम लोग तो कैमोफ्लेज नहीं करते, तो हम लोग के केस में ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एंड ऑलमोस्ट मर्ज रहता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज रहता है, बहुत ज़्यादा उसका डिफाइंड बॉर्डर नहीं है हम लोग के ह्यूमंस के केस में। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हॉर्मोन्स निकलते हैं, वन इज ADH जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, वैसोप्रेसिन, एंड एक दूसरा हार्मोन जिसे हम लोग ऑक्सीटोसिन कहते हैं। वन इज ADH या जिसको हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, अनदर वन इज ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट लेट्स कम टू एंटीरियर पिट्यूटरी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे ज़्यादा फैक्टर्स निकालता है, सबसे ज़्यादा हार्मोनल फैक्टर्स निकालता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स निकलते हैं, लेकिन हमारे 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा ग्रोथ हार्मोन GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हमारा आता है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये बेसिकली जैसे ग्रोथ हार्मोन हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली एक फैक्टर है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। जब हम लोग एड्रीनल ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज़ द कॉर्टेक्स, व्हाट इज़ मेड्यूला। उनके एड्रीनल ग्लैंड को भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए एज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। इनर पार्ट को मेड्यूला एंड बाहर के आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। तो जो आउटर पार्ट है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, उसको ये रेगुलेट करता है, ये फैक्टर। अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किए कि हम लोग पिट्यूटरी को मास्टर ऑफ ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ फैक्टर्स निकालता है, कुछ हार्मोन्स निकालता है जो बाकी अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डायरेक्ट करता है उसके रेस्पेक्टिव सिक्रीशंस को निकालने में। तो सिमिलरली ACTH किस पे एक्ट करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, उकसा रहा है कि तुमको कौन से सिक्रीशंस निकालने हैं और कौन से इनहिबिट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाड्स क्या है हमारे बॉडी में, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जैसे मेल्स के केस में टेस्टिस हो गया, फीमेल्स के केस में ओवरीज हो गया। तो गोनाड्स को बेसिकली ये रेगुलेट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, तो ये चार तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया। जो एक्स्ट्रा में है वो है हमारा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा आता है LH जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। सिमिलरली इसको भी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। एक और हार्मोन आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन। ये भी हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। नाउ अब हम लोग हर एक हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फंक्शंस को ब्रीफ में देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग हर एक हार्मोन्स को डिटेल में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एंटीरियर पिट्यूटरी। हम लोग सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी से स्टार्ट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी, तो एंटीरियर पिट्यूटरी का सबसे पहला हार्मोन ले लेते हैं हम लोग, ग्रोथ हार्मोन। नाउ ग्रोथ हार्मोन बेसिकली हमारे बोन्स एंड मसल्स के लेंथनिंग या उसके ग्रोथ में उसके लेंथनिंग को इम्पैक्ट करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू 10th ICC के सिलेबस के हिसाब से एंड ऑल्सो कंसिडरिंग इट्स लेवल, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को इसके हाइपोसिक्रीशन, किसी भी हार्मोन का मेनली हम लोग को हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपोसिक्रीशन से होने वाले डिजीज के बारे में मेनली पढ़ना है। नाउ एंडोक्राइन सिस्टम में दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइपोसिक्रीशन एंड एक आता है हाइपरसिक्रीशन। हाइपो का मतलब होता है कि अगर एडिक्वेट अमाउंट से कोई भी हार्मोन अगर कम सिक्रीट हो रहा है, उस पर्टिकुलर फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं हाइपोसिक्रीशन। और अगर एक्सेस में बहुत ज़्यादा अगर किसी हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है,
तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपर सिक्रीशन। इसको हम लोग ओवर सिक्रीशन के नाम से भी जानते हैं एंड हाइपो सिक्रीशन को हम लोग अंडर सिक्रीशन के नाम से भी जानते हैं। नाउ ग्रोथ हार्मोन का जो इम्पैक्ट है वो हम लोग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड में सेपरेटली देखेंगे। नाउ चाइल्डहुड 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 एंड हमारे पास है अडल्टहुड। सो चाइल्डहुड से स्टार्ट करते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है, अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है यानी कि हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो इससे होने वाली डिजीज जो है इट इज कॉल्ड एज जाइगैंटिज्म। एंड अगर अंडर सिक्रीट हो रहा है तो इससे होने वाली बीमारी क्या कह सकते हैं, डिसऑर्डर जो है वो है डॉर्फिज्म। ये है डॉर्फिज्म। नेक्स्ट अडल्टहुड में अगर हम लोग आ गए, अडल्टहुड में क्या देखने को मिला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ओवर सिक्रीशन के बारे में पढ़ना है। अगर अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रीशन हो रहा है तो इससे होने वाले डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है, जब हमारे नाक या हमारा कान या हमारे फिंगर्स नॉर्मल लेंथ से बहुत ज़्यादा लंबे दिखने स्टार्ट हो जाए या फिर उनका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा लंबा दिखे, जो यूजुअल साइज़ है उससे काफ़ी ज़्यादा लेंथनिंग हो गया है उनका, तो उस बीमारी को हम लोग कहते हैं या उस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं एक्रोमेगाली। एक्रो का मतलब भी होता है हाइट। नाउ इससे बीमारी या इससे डिसऑर्डर जो होता है ये है एक्रोमेगाली। ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ACTH। ACTH का फुल फॉर्म है कोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। नाउ इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं। जैसे एड्रीनल ग्लैंड है, जैसे हमारे किडनीज है, किडनीज के जस्ट ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के अगर हम लोग अंदर के एनाटॉमी को देखें, अगर अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए इनटू 2 पार्ट्स। आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स और इसके अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मेड्यूला। तो ये एड्रीनोकॉर्टिको नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉर्टिकल सेल्स को या कॉर्टेक्स वाले पार्ट को ये अफेक्ट करेगा, ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट को ये अफेक्ट करेगा। दैट मीन्स इट विल अफेक्ट द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द द आउटर रीजन ऑफ द किडनी। तो ये है हमारा ACTH। इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं TSH में। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि उसको काइंड ऑफ पुश कर रहा है कि तुम्हें किस तरह से अपने फंक्शंस को रेगुलेट करना है, हार्मोन्स निकालना है, इनहिबिट करना है, सारे चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है, दिस TSH। नाउ बेसिकली हमारे बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को भी ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करता है। फोर्थ में हम आ जाते हैं GnRH। इसका फुल फॉर्म हो गया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाउ गोनाड्स में मेल्स के केस में टेस्टिस आ जाते हैं एंड फीमेल्स के केस में ये आ जाता है ओवरीज। तो इनके हार्मोनल सिक्रीशन को एंड इनके फंक्शन को, बेसिकली इनके रेगुलेशन को कौन देखता है या कौन डायरेक्ट करता है, वो करता है GnRH। नेक्स्ट तो ये हमारा था एंटीरियर पिट्यूटरी। 10th ICC के करिकुलम के हिसाब से हमें बस इतना ही पढ़ना है और बाकी हम लोग डिटेल में हर एक ग्लैंड्स को देखेंगे। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब हम लोग आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज वैसोप्रेसिन या जिसको हम लोग एडीएच भी कहते हैं, एंड दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। नाउ सबसे पहला एडीएच। एडीएच का फुल फॉर्म जो है दैट इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ड्यूरेसिस मतलब एबिलिटी टू एब्जॉर्ब या इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर। मतलब होता क्या है कि बेसिकली हमारे जो किडनीज है, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, हमारे किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, एंड जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक ट्यूब्यूल होता है, बेसिकली वो ट्यूब्यूल होता है। तो जो लेटर ट्यूब्यूल्स होते हैं जैसे डीसीटी हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, उनसे मैक्सिमम वाटर किडनी क्या नेफ्रॉन क्या करता है, उसमें से मैक्सिमम वाटर वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये जो मैकेनिज्म है मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेना, मैक्सिमम मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब कर लेना, इसको कौन मदद करता है रीअब्जॉर्प्शन में? वो करता है एडीएच हार्मोन। तो बेसिकली ये किडनी के ट्यूब्यूल से वाटर रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो हम लोग देख लेते हैं पहला एडीएच। एडीएच जिसका फुल फॉर्म हो गया एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन is also known as vasopressin। vasopressin। तो इसका जो फंक्शन है टू रीअब्जॉर्ब वाटर from the tubules of the kidney या नेफ्रॉन। प्लस पहला फंक्शन तो हमारा ये है, सेकेंड फंक्शन इसका ये है कि ये ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ब्लड वेसल्स के डायमीटर को, क्या कह सकते हैं, ब्लड वेसल को ये कंस्ट्रिक्ट कर, सपोज ब्लड वेसल का डायमीटर कुछ इस तरह का है, वो उसको क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। कंस्ट्रिक्ट करने पे क्या होता है, जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। एंड ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ते हैं तो जो ग्लोमेरुलस का हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, उसमें क्या होता है कि प्रेशर एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बहुत तेज़ी से बहुत अच्छे से हो पाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रिक्शन का काम करता है। तो कंस्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स and increases blood pressure. Next है oxytocin. Oxytocin is quite significant in case of pregnant mothers. जो pregnant mothers होती हैं उनके केस में ये काफ़ी significant रोल प्ले करता है। होता क्या है कि जैसे लास्ट स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, जो पार्ट्यूरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, जब डिलीवरी का टाइम आता है, तो बेसिकली दो तरह के डिलीवरी पॉसिबल है। सी सेक्शन डिलीवरी जिसको हम लोग सर्जिकल डिलीवरी भी कहते हैं, एंड सेकंड है हमारा नॉर्मल डिलीवरी जो कि बर्थ कनाल के थ्रू होता है। तो बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस के वॉल्स पे अपना इफेक्ट शो करता है। बेसिकली यूट्रस के वॉल्स को कॉन्ट्रैक्शन अंडरगो करवाता है। विगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, बहुत रिगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो बेबी है, जो फुल्ली डेवलप्ड बेबी है, वो एक्सपेल हो जाता है थ्रू द बर्थ कनाल। नाउ ऑक्सीटोसिन का क्या काम है? It acts on the walls of the uterus and helps in rigorous contractions for the delivery of the child. Okay, so with this we have completed the pituitary portion.
पिट्यूटरी में हम लोग को इतना ही जानना है 10th ICC के करिकुलम के हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड में। ओके, नाउ जैसे हम लोग पिट्यूटरी का लोकेशन, शेप एंड अदर हार्मोन्स को देखें एंड उसके डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़े, वैसे ही हम लोगों को थायराइड ग्लैंड का भी सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना है। नाउ थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक और एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ट्रैकिया, हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे नेक के सामने प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड हम लोग कह सकते हैं, ट्रैकिया के जस्ट पहले प्लेस्ड है। तो बेसिकली ये ट्रैकिया है हमारा, ये है हमारा ट्रैकिया एंड दिस इज आवर थायराइड ग्लैंड। ये जो बटरफ्लाई शेप का दिख रहा है, इसे हम लोग थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसका जो शेप है ये बटरफ्लाई जैसा है, समवॉट लाइक अ बटरफ्लाई शेप, एंड ये बाई लोब्ड होता है। बाई लोब्ड, बाई वर्ड का मतलब है टू, लोब मीन्स चेम्बर। सो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इस थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स है, ये पहला लोब एंड ये दूसरा लोब, एंड ये दोनों लोब्स एक दूसरे से एक इंटर कनेक्शन बनाए हुए हैं। इस इंटर कनेक्शन को, इसको मैं ग्रीन से शेड कर रही हूँ, इस इंटर कनेक्शन को हम लोग कहते हैं इस्थमस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस्थमस। और ये कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट हो गया कि इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक एंड बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, ये है हमारा लैरिंग्स, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स के वजह से ही हम अपने हम वॉइस प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो लैरिंग्स को ही हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स के जस्ट नीचे, नेक के सामने, ट्रैकिया के सामने, विंड पाइप जो होता है हमारा, उसके सामने, सपोज दिस इज द विंड पाइप एंड ये है हमारा लैरिंग्स, तो इसके जस्ट नीचे है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो इट इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक एंड बिलो द लैरिंग्स। इसका शेप कैसा है? इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप एंड बाइलोब्ड, यानी कि 2 चेम्बर्स हैं इसमें, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, the two lobes are connected by an interconnection, और इस इंटरकनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नोन एज isthmus। इसे हम लोग कहते हैं isthmus। सो बेसिकली दिस इज आवर isthmus। ये जो ग्रीन से शेड किया है मैंने, इसे हम लोग क्या कहते हैं? isthmus। दिस इज आवर isthmus। ओके, नाउ ये तो हमारा वेंट्रल साइड हो गया, ये हमारा वेंट्रल यानी कि सामने वाले साइड को। पीछे अगर इसको जस्ट हम लोग पलट के देखें, सपोज ये हमारा वेंट्रल साइड है, तो ये है हमारा डॉर्सल साइड। तो ये सपोज इसको अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, जस्ट डॉर्सल साइड में 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं, जिसको हम लोग पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड्स। नाउ थायराइड ग्लैंड, जैसे पिट्यूटरी के बहुत सारे रीजन्स थे, बहुत सारे हार्मोन्स निकाल रहा था, एंटीरियर अलग, पोस्टीरियर अलग, इंटरमीडिएट अलग, वैसे ही थायराइड ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये भी स्पेसिफिकली 2 हार्मोन्स निकालता है, दैट इज थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन। हार्मोन्स जो ये निकालता है, हार्मोन्स, इसमें आ जाता है एक थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोसिन नाउ इसके जस्ट वेंट्रल डॉर्सल साइड को अगर हम लोग देखें, सपोज दिस इज द
ना दिस इज द थायराइड ग्लैंड, इसके जस्ट उल्टा, इसको जस्ट उल्टा कर दिए अगर हम लोग तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये ट्रैकिया है और ये हमारा थायराइड का एक लोब एंड ये दूसरा लोब। ये हम लोग पीछे बैक साइड से देख रहे हैं, डॉर्सल साइड से। इसके डॉर्सल साइड में 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं इस तरह के, और इनको हम लोग कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं, ये जो हार्मोन रिलीज करता है, इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है, दैट इज पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन। इनका हार्मोनल सिक्रीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैराथॉर्मोन। हार्मोनल सिक्रीशन इज पैराथॉर्मोन। नाउ थायराइड ग्लैंड क्या निकालता है? थायराइड, थायरॉक्सिन एंड कैल्सीटोसिन। जस्ट डॉर्सल साइड में, थायराइड ग्लैंड के जस्ट डॉर्सल साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड्स है जो क्या निकालता है? पैराथॉर्मोन। नेक्स्ट, अब हम लोग को इसका फंक्शन और सब कुछ देखना है। नाउ बेसिकली हम लोग को थायरॉक्सिन का फंक्शन पढ़ना है, कैल्सीटोसिन का फंक्शन नहीं पढ़ना है। इन ब्रीफ, कैल्सीटोसिन हमारे बॉडी के कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, हमारे ब्लड कैल्शियम लेवल को ये रेगुलेट करता है। जस्ट दैट, इट रेगुलेट्स, इसको हम लोग ब्रीफ में लिख सकते हैं, इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। नाउ मेनली हम लोग को जिसके बारे में पढ़ना है वो है थायरॉक्सिन। तो सबसे पहला थायरॉक्सिन के फंक्शंस, थायरॉक्सिन, ओके। नाउ इसके जो फंक्शंस है, हमारा जो भी बेसल मेटाबॉलिज्म होता है, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिज्म? जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो क्या जैसे ही हम लोग न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट या प्रोटीन, फिर उनका क्या होता है? सेल्यूलर ऑक्सीडेशन, यानी कि हमारे सेल्स के अंदर उनका ब्रेकडाउन होता है। जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके हम लोग एटीपी एनर्जी बनाते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर बन रहा है हमारे बॉडी में तो बहुत सारी चीज़ टूट भी रहे, जैसे ग्लूकोज टूटा तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एंड जो एटीपी बना, ग्लूकोज टूटने के बाद जो एटीपी बना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। एंड कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करता है। नाउ हमारे बॉडी में कैटाबॉलिज्म इज ऑल्सो एसेंशियल, एनाबॉलिज्म इज ऑल्सो एसेंशियल। तभी अगर दोनों एडिक्वेट अमाउंट में हो रहा है तभी हमारा एक प्रॉपर मेटाबॉलिज्म बॉडी फॉलो कर रहा है। तो बेसिक मेटाबॉलिज्म जो है, जो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन है, हमारे सेल्स में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का या ग्लूकोज का, उसको रेगुलेट कौन करता है? दिस थायरॉक्सिन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, इट रेगुलेट्स, पहला है इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिज्म of the body. Second, ossification of bones. बोन्स का ऑसिफिकेशन होना, यानी कि बोन्स के सेल्स का ग्रोथ एंड बोन्स का स्ट्रेंथनिंग को हम लोग ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स कहते हैं। दिस इज ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो बोन्स का ऑसिफिकेशन में भी कौन मदद कर रहा है? हमारा थायरॉक्सिन। थर्ड है मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ। क्यों भाई? मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ कैसे करवाता है ये? क्योंकि अगर प्रॉपरली ये मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर पा रहा है, दैट मीन्स अगर अच्छे से एटीपी बन रहा है, सारा चीज़ एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म अगर ढंग से हो रहा है, तभी हमारे सेल्स को एनर्जी पहुंच रहा है, प्रॉपरली सारा चीज़ रेगुलेट हो रहा है। मेंटल यानी कि ब्रेन को भी प्रॉपरली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहा है, तभी जाके वो हमारा बॉडी एक ढंग से काम कर पाता है। नेक्स्ट, थायराइड के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होने वाले डिसऑर्डर्स को अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके अंडर सिक्रीशन से। अगर थायरॉक्सिन का अंडर सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि अगर एडिक्वेट अमाउंट से कम सिक्रीट हो रहा है थायरॉक्सिन, सो उससे होने वाली 3 बीमारियों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला है सिंपल गॉइटर। ये
दिस इज सिंपल गोइटर, ये है हमारा सिंपल गोइटर जो पिक्चर में डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, दिस इज आर क्रिटिनिज्म, ये क्रिटिनिज्म, एंड ये है हमारा मिक्सोएडेमा, मिक्सोएडेमा। सो अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला है सिंपल गोइटर। अगर थायरॉक्सिन का अमाउंट हमारे डाइट में कम है तो उससे होने वाली बीमारी को हम लोग कहते हैं सिंपल गोइटर। और इसका की कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारे नेक के सामने एक स्वेलिंग, एक प्रोमिनेंट स्वेलिंग देखने को मिलता है, जस्ट लाइक वी कैन सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि नेक के सामने इस वुमेन का एक कैरेक्टरिस्टिकली स्वेलिंग हो चुका है। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन आयोडीन is not adequate in our diet। दूसरा है की कैरेक्टरिस्टिक, की कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका की कैरेक्टरिस्टिक, तो प्रोमिनेंट स्वेलिंग, प्रोमिनेंट स्वेलिंग, प्रोमिनेंट स्वेलिंग in the neck, in the neck, prominent swelling in the neck। नेक्स्ट क्रिटिनिज्म में आते हैं। क्रिटिनिज्म और मिक्सोएडेमा को पढ़ने के पहले हम लोग को ये एक डिफरेंस के फॉर्म में याद रखना होगा कि क्रिटिनिज्म हम लोग को चाइल्डहुड में, किसी चाइल्ड में देखने को मिलता है, ये चाइल्ड में देखने को मिलता है, एंड ये मिक्सोएडेमा अडल्ट में देखने को मिलता है, अडल्टहुड में, अडल्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको नोट डाउन करते हैं कि कैरेक्टर्स, या फिर अगर किसी बच्चे में ये पता करना है कि वो क्रिटिनिज्म, उसको क्रिटिनिज्म है या नहीं, तो सबसे पहला चीज तो उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं होगा, मेंटल डेवलपमेंट उसका प्रॉपर्ली नहीं होगा। सेकंड है कि उसका जो बॉडी या स्ट्रेचर रहेगा वो ड्रॉफ जैसा दिखेगा। तो सबसे पहला की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म। नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। कॉज, ये क्यों होता है, ये डिजीज क्यों होता है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर अर्ली एट्रोफी हो रहा है, एट्रोफी का मतलब है कि डीजनरेशन ऑफ थायराइड, एट्रोफी डीजनरेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल वर्ड्स में दिस इज, अगर थायराइड का जो साइज है अगर वो रिड्यूस हो जा रहा है एज के पहले ही, जनरली क्या होता है कि जैसे हम लोग ओल्ड होते जाते हैं, जैसे हम लोग का एज बढ़ते जाता है तो बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो एट्रोफाई कर जाते हैं, यानी कि उनका साइज या उनका फंक्शंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो ये है अर्ली एट्रोफी, मतलब कि बच्चे में ही या फिर बचपन में ही अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, उसका फंक्शंस वो परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं है वो, तो इससे होने वाली डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ड्यू टू अर्ली एट्रोफी, यानी कि रिड्यूस हो जाना साइज में, ड्यू टू अर्ली एट्रोफी या फिर डीजेनरेशन ऑफ द थायराइड, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं मिक्सोएडेमा। डिफरेंस क्या है क्रिटिनिज्म और मिक्सोएडेमा में कि ये हम लोग को वो बच्चे में देखने को मिलता है और ये हम लोग को अडल्टहुड में देखने को मिलता है। इसमें हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि किसी को मिक्सोएडेमा है, तो एडेमा वर्ड जो है उसका मतलब होता है स्वेलिंग। मिक्सोएडेमा मतलब क्या होता है कि उस पेशेंट्स के हाथ पैर, यानी कि हैंड्स फीट, ये सारे क्या हो जाते हैं, स्वेल कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। सेकंड स्लगिश फेस, यानी कि बहुत डल चेहरा देखने को मिल सकता है। जैसे हम लोग इस फोटो में अगर देखें तो ये चेहरा काफ़ी डल है, स्लगिश है, थोड़ा सा मतलब रिंकल्स आ गए हैं और बहुत ज़्यादा हैंग्ड है जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो स्लगिश फेस।
और ये तीनों डिसऑर्डर्स अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन से ही होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ओवर सिक्रीशन। अगर किसी के बॉडी में थायरॉक्सिन जरूरत से ज्यादा अगर सिक्रीट हो रहा है तो हम लोग को एक ही डिजीज पढ़ना है इसमें, दिस इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। सबसे पहले इसको पढ़ने के पहले हम लोग को इसके टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। एक्सोप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मोलॉजी हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ आई को हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेल्मिक मतलब हो गया आई, एक्सो मतलब बाहर निकला हुआ। अगर हम लोग इसके पिक्चर को ध्यान से देखें तो इस पेशेंट में इनके जो आईज है वो थोड़ा से प्रोड्यूटेड लग रहे हैं, थोड़े से निकले हुए लग रहे हैं। तो सबसे पहला जो की कैरेक्टरिस्टिक है ये है कि आईज आर प्रोड्यूटेड। दूसरा है थायरॉक्सिन। जैसे हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि थायरॉक्सिन क्या करता है, बेसल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म को वो रेगुलेट करता है। नाउ अगर थायरॉक्सिन कम सिक्रीट हो रहा है इसका मतलब हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, और अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो कुछ ज़्यादा ही मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, यानी कि हम लोग के बॉडी में तो बहुत जल्दी एटीपी बन रहा है, बहुत जल्दी कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हो जा रहा है, जिस कारण क्या होता है कि बॉडी का जो ओवरऑल फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा रैपिडली काम करने लगता है, या हम लोग कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लग रहा है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से क्या होने लगता है कि ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा, हार्ट बीट रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सेकंड है कि मेटाबॉलिज्म अगर एक्सेस में हो रहा है तो बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो है कि आईज आर प्रोड्यूटेड। दूसरा है कि इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट। थर्ड इज rapid breathing, and last is reduced weight या weight loss is seen prominently. एंड ये जो डिजीज है ये होता है हमारे हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। बस नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एड्रीनल ग्लैंड्स को। ये जो टर्म है एड्रीनल, इसका मतलब क्या है? एड का मतलब होता है नियर, AD का मतलब होता है नियर, यानी कि उसके विसिनिटी में, यानी कि उसके इलाके में। एंड रीनल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं फॉर किडनीज, जस्ट लाइक हम लोग कार्डियक वर्ड यूज करते हैं हार्ट के लिए, पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए, सिमिलरली रीनल वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं किडनी के लिए या किडनी से एसोसिएटेड किसी चीज के लिए। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडी के अंदर वन पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि हमारे पास 2 किडनीज प्रेजेंट रहते हैं। दीज आर आवर किडनीज, एंड किडनीज के जस्ट ऊपर यानी कि एंटीरियर पार्ट में कैप लाइक वे में ये फिटेड रहता है एड्रीनल ग्लैंड। ये कैप लाइक वे में ये फिटेड रहता है किडनीज के जस्ट एंटीरियर पोर्शन में हमारा एड्रीनल ग्लैंड। इसलिए हम लोग इसका जो टर्म है इसका नाम रख दिए हैं एज एड्रीनल ग्लैंड्स। नाउ एड्रीनल ग्लैंड्स को के अब हम लोग इंटरनल एनाटॉमी को, एड्रीनल ग्लैंड्स के इंटरनल एनाटॉमी को अगर हम लोग देखें, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें, या फिर अगर हम एक एड्रीनल ग्लैंड को लॉन्गिट्यूडनल वे में काट दिए तो उसके अंदर का पोर्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। नाउ किसी भी ऑर्गन को, जैसे हम लोग किडनीज के केस में भी पढ़े हैं कि आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला होता है, ब्रेन के केस में भी पढ़े आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला, सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रीजन्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड में 2 रीजन्स होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। नाउ अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन,
ये जो स्ट्रक्चर है, ये बाहर वाला रीजन, दिस पोर्शन ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, दिस इज आर आउटर कॉर्टेक्स, नेक्स्ट इसके अंदर वाले पोर्शन को यानी कि ये वाला पोर्शन, दिस इज आर मेड्यूला, इनर मेड्यूला। नाउ कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टिकल सेल्स जो है वो एक दूसरा हार्मोन निकालता है एंड मेड्यूला अलग हार्मोन निकालता है। कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड रिलीजेस कॉर्टिकॉइड्स। क्या हार्मोन्स निकालता है वो? कॉर्टिकॉइड्स निकालता है। उसमें भी कॉर्टिकॉइड्स में सबसे वेल नोन कॉर्टिकॉइड जो है वो है हमारा कॉर्टिसन, तो हम लोग इस तरह से देखेंगे कि कॉर्टेक्स रिलीजेस कॉर्टिकॉइड्स, दैट इज कॉर्टिसन, वेल नोन कॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसन, एंड मेड्यूला निकालता है हमारा एड्रीनलिन, ऑलमोस्ट नाम मिलता जुलता है, एड्रीनलिन। तो मेड्यूला हमारा एड्रीनलिन निकालता है एंड कॉर्टेक्स हमारा कॉर्टिसन निकालता है। अब इसको हम लोग अच्छे से क्लासीफाई करते हैं। तो हम लोग क्या किए, एड्रीनल ग्लैंड को बांट दिए हैं एज कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, this is our outer portion and this is our inner portion. Now inner portion of the adrenal glands, that is the medulla part, releases adrenaline का ही 2-4 नाम है। हम लोग इसको नॉरएड्रेनालिन भी कह सकते हैं या फिर एपिनेफ्राइन भी कह सकते हैं। इसे हम लोग एड्रिनल इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as epinephrine और noradrenaline। तो ये टर्म्स हमें याद रखना है, आइदर एपिनेफ्राइन या फिर नॉरएड्रेनालिन। नाउ कॉर्टेक्स पार्ट जो है ये हमारा कॉर्टिसन निकालता है, दिस रिलीजेस कॉर्टिसन, ये हमारा कॉर्टिसन निकालता है, जो कि एक वेल नोन कॉर्टिकॉइड्स है। नाउ कॉर्टिकॉइड्स 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड फाइनली है हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मैं करना चाहूँगी। इसे हम लोग डायरेक्टली कॉर्टिसन नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग अभी कॉर्टिकॉइड्स ही लिखते हैं। कॉर्टिकॉइड्स क्यों? रीज़न बीइंग इसे हम लोग कॉर्टिकॉइड्स ही लिखते हैं अभी, रीज़न बीइंग कि कॉर्टिकॉइड्स को ही हम लोग डिवाइड कर दिए इनटू मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में सबसे नोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है हमारा एल्डोस्टेरॉन। सिमिलरली जो वेल नोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिसन। तो यहाँ पे कॉर्टिसन डायरेक्टली लिखना सही नहीं होगा, कॉर्टिसन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आउटर कॉर्टेक्स ऑफ द मेड्यूला secretes out corticoids and the inner portion of the adrenal gland, that is medulla, secretes out adrenaline. Now adrenaline को ही हम लोग एपिनेफ्राइन या नॉरएड्रेनालिन कह सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्टिकॉइड्स को हम लोग बांट दिए हैं एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। सबसे वेल नोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है उसे हम लोग एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, वेल नोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कॉर्टिसन कहते हैं। अब हम लोग 1 by 1 सबके फंक्शंस को देखेंगे एंड किस तरह से रेगुलेट होता है सारा चीज़। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्रेनालिन से। हम लोग स्टार्ट करते हैं मेड्यूला पार्ट को, दैट इज एड्रेनालिन से। तो मेड्यूला दिस रिलीजेस या सिक्रीट्स आउट एड्रेनालिन
एड्रीनलिन, जिसे हम लोग एपिनेफ्राइन या फिर नॉरएड्रेनालिन भी कह सकते हैं। तो दिस इज आवर हार्मोन दैट इट सिक्रीट्स आउट। ये हमारा है हार्मोन। नेक्स्ट सेकंड है फंक्शन। इसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे। एड्रीनलिन क्या करता है? एड्रीनल को हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। मतलब कि जब हमारा बॉडी बहुत फियरफुल सिचुएशन में है या फिर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में, तो बॉडी को अडेप्ट करवाना या उस फियरफुल सिचुएशन से एनकाउंटर करवाना, बॉडी को बेसिकली प्रिपेयर करना उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो कौन करता है? वो करता है एड्रेनालिन। बेसिकली ये हमारे बॉडी को अडेप्ट करवाता है या प्रिपेयर करवाता है फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। तो हम लोग कह सकते हैं इसे एज इमरजेंसी हार्मोन ऑल्सो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जस्ट अ मिनट, पहला it is also called as emergency hormone or 3F hormone, 3F hormone. Why? Because it prepares or makes our body for some emergency situations. एंड इसी में मेंशन कर देते हैं कि 3F बिकॉज फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट हार्मोन भी कहते हैं। यानी कि उस सिचुएशन से फाइट करना, यानी कि बॉडी को अडेप्ट करना। फ्राइट मतलब डर जाना या खुद उस चीज़ को लेके अलर्टनेस बॉडी में प्रोड्यूस होना। और फ्लाइट यानी कि उस सिचुएशन से स्केप करना। हाउ, जैसे सपोज मेरे सामने अगर कोई शेर आ गया तो ऑब्वियसली हम उसको खड़े होके देखेंगे तो नहीं, तो मेरा बॉडी सिग्नल्स भेजेगा मुझे कि नहीं ये अभी इमरजेंसी सिचुएशन है, फेयरफुल सिचुएशन है। तो मेरे बॉडी से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एड्रेनालिन निकलना स्टार्ट होगा। या फिर कभी किसी वाइवा के लिए जा रहा है कोई स्टूडेंट या कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उस टाइम पे जो इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप होता है बॉडी में, एक नर्वसनेस वाला सिचुएशन, उस सिचुएशन को अडेप्ट करने में या फिर बॉडी को प्रिपेयर करने में कौन मदद कर रहा है? एड्रेनालिन। हमारा एड्रेनालिन मदद कर रहा है। अब कोई फियरफुल सिचुएशन है, सपोज जैसे शेर का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उस शेर को बैठ के देखेंगे तो नहीं, हम मेरा बॉडी सिग्नल्स भेजेगा कि हाँ ये सिचुएशन डरावना है, मुझे इस सिचुएशन से भागना है। तो फ्लाइट हार्मोन भी हम लोग कहते हैं कि उस सिचुएशन को हम लोग स्केप कैसे कर सकते हैं या फिर उसको एनकाउंटर कैसे करना है। नेक्स्ट हम लोग को एक ऑब्जर्वेशन क्या है? अगर कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एंग्री है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसी चीज़ को लेके, उस टाइम पे भी एड्रेनालिन का जो सिक्रीशन होता है बहुत ज़्यादा मैनिफोल्डली बढ़ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में कि when a person is excited or angry, large amount of adrenaline is released into the blood stream। ठीक है, तो जब हम लोग एक्साइटेड है या फिर एंग्री है, तो उस टाइम पे भी देखा गया है कि हमारे जो
ब्लड स्ट्रीम में एड्रेनलिन काफ़ी ज़्यादा मैनिफोल्डली निकल जाता है। नाउ ये है हमारा एड्रेनलिन। हमारा फंक्शन, एड्रेनलिन का फंक्शन देख लिए। मेड्यूला जो रिलीज करता है दैट इज एड्रेनलिन, उसके अदर नेम्स को भी देख लिए जैसे नॉर एड्रेनलिन, एपिनेफ्राइन। तो दिस इज डन, ये हमारा कंप्लीट हो गया मेड्यूला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉर्टेक्स वाले पार्ट में। ये हमारा मेड्यूला वाला पार्ट था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड निकालता है कॉर्टिकॉइड्स। जैसे अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, कॉर्टिकॉइड्स इज ऑफ 3 टाइप्स: mineralocorticoids, glucocorticoids and sex corticoids. Well known mineral corticoid is known as aldosterone. Well known glucocorticoid is known as cortisone and sex corticoids का as such कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कुछ इस तरह से क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या कहता है, नाम से ही पता चल रहा है। मिनरलो यानी कि मिनरल्स के रेगुलेशन को, बॉडी के मिनरल के बैलेंस को ये मेंटेन करता है। तो हम लोग कह सकते हैं जैसे मिनरल्स में सोडियम पोटेशियम मिनरल्स जो है इनके बैलेंस को मेंटेन करता है या रेगुलेट करता है। तो इट रेगुलेट्स द mineral balance in our body, that is Na plus and K plus बैलेंस हम लोग लिख सकते हैं। मेन मिनरल्स सोडियम एंड पोटेशियम ही होता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में वेल नोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन, ये हमारा एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमारे बॉडी के मिनरल के इफ्लक्स और इनफ्लक्स यानी कि बैलेंस को मेंटेन कर रहा था। सिमिलरली यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कौन देखता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसको मेंशन कर लेते हैं। वेल नोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज कॉर्टिसन, इट इज कॉर्टिसन। इसका क्या फंक्शन है, सबसे पहला तो ये इंक्रीजेस, या हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। अब कैसे ये बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कैसे बढ़ाता है, जैसे हमारा एक ऑर्गन होता है लिवर, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी में है लिवर इज अ स्टोर हाउस ऑफ एक्स्ट्रा फैट ग्लाइकोजन। जैसे हम लोग कोई खाना खा रहे हैं तो सारा खाना हम लोग सारे फूड या जिसको हम लोग क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली सारे कार्बोहाइड्रेट को तो हम लोग ब्रेक डाउन नहीं करते, कुछ कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अपने बॉडी में स्टोर रखते हैं। तो मेन स्टोरेज ऑर्गन्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स वो है हमारा लिवर हो गया, फिर हमारा मसल्स हो गए। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स, स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को, मतलब एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, उसको रखते हैं। नाउ हम लोग एक टर्म को जानते हैं ग्लाइकोजन। स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड प्लांट्स के केस में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो ग्लाइकोजन जब ज़रूरत, जैसे सपोज कोई स्टार्व कर रहा है या कोई फास्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे तो हम लोग कोई भी फूड का इंटेक नहीं हो रहा है, फूड का इंटेक बिल्कुल स्टॉप है। तो उस केस में हम लोग के बॉडी को कैसे एनर्जी मिल रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि लिवर में जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स या स्टोर्ड फैट्स, लिपिड्स ये सब प्रेजेंट है, उनका ब्रेक डाउन किया जाता है एंड उनसे फिर हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे हमारे बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी ये रेगुलेट करता है। तो ये इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर कह सकते हैं मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल।
ठीक है, मेंटेन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या बैलेंस। नेक्स्ट balances protein and fat metabolism also, protein and fat metabolism, यानी कि प्रोटीन और फैट का भी जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि कितना फैट टूटेगा, कितना फैट बढ़नेगा, कितने प्रोटीन्स टूटेंगे, कितने अमीनो एसिड्स बनेंगे नए, तो उस तरह का जो बैलेंस है वो कौन देख रहा है, वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देख रहा है। फाइनली जो लास्ट कॉर्टिकॉइड है वो है हमारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हमारे बोथ मेल एंड फीमेल दोनों के केस में ये रिलीज होता है फ्रॉम आवर एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये काइंड ऑफ ये जो सिक्रीशंस निकालते हैं ये काइंड ऑफ सेक्स हार्मोन्स जैसा एक्ट करते हैं। सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन जैसे ये एक्ट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स क्या रिलीज करते हैं, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। प्रिंसिपली सेक्स हार्मोन्स नहीं निकालता, लेकिन इनका जो सिक्रीशंस है वो ऑलमोस्ट एक्ट करता है जस्ट लाइक सेक्स हार्मोन्स। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, secretes hormones which acts as sex hormones। now अगर किसी बच्चे में अर्ली पहले से ही बहुत ज़्यादा अगर कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट हो जाए या बहुत ज़्यादा इनलार्जमेंट हो रहा है, कॉर्टेक्स का जो साइज़ है या फिर उसके जो सेल्स है बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो गए, तो क्या होता है कि अर्ली मैच्योरिटी आ जाता है, अर्ली प्यूबर्टी आ जाता है। क्योंकि अगर कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज है तो वो बहुत ज़्यादा ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकालेगा, सेक्स हार्मोन्स के जैसा वो बिहेव करेगा, और वो क्या करेगा, अर्ली मैच्योरिटी या अर्ली प्यूबर्टी ला सकता है। तो इसमें हम लोग एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं, दैट इन चिल्ड्रन with enlarged cortex can lead to early maturity, early sexual maturity, नेक्स्ट एक और नोट पॉइंट है हमारा, ये है हमारा नोट 1 एंड दूसरा हमारा नोट 2, दूसरा है नोट 2। दूसरा नोट पॉइंट क्या है, एक डिजीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक डिसऑर्डर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म। बहुत बार क्या होता है वुमेन में, बहुत बार ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है बोथ मेल फीमेल दोनों के केस में ये रिलीज होते हैं। अगर वुमेन के केस में बहुत ज़्यादा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स निकल रहा है, तो उससे होने वाली डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं एड्रिनल विरिलिज्म। एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई वुमेन अगर एड्रिनल विरिलिज्म से अफेक्टेड है तो उसके फेस में बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स रहेंगे, मुस्टैचेस, फिर बियर्ड्स, ये सब का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। फिर उनका जो वॉइस होगा वो ज़्यादा श्रिल नहीं होके बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, और शोल्डर्स, बेसिकली फिजिक जो है उनका थोड़ा सा मेल जैसा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं नोट 2 में कि वुमेन विथ, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ, वुमेन विथ enlarged adrenal cortex can be affected by adrenal virilizm। ये हो गया है हमारा एड्रीनल विरिलिज्म। इसमें क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ बियर्ड्स,
mustaches and broad voice. जनरली हमारे फीमेल्स के केस में हमारा जो वॉइस होता है वो श्रिल होता है काफ़ी, बट अगर कोई वुमेन एड्रिनल विरिलिज्म से अफेक्टेड है तो उसका वॉइस भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है. तो ये हमारा हो गया कॉर्टिकल पार्ट या फिर कॉर्टेक्स वाला पार्ट. पहले स्लाइड में हम लोग मेड्यूला देख लिए हैं, एड्रिनल ग्लैंड के एनाटॉमी को देख लिए, उसके सिचुएशन, लोकेशन, सब कुछ देख लिए. तो हमारा एड्रिनल ग्लैंड इज डन. तो फाइनली हम लोग अपने लास्ट ग्लैंड में आ गए, दैट इज पैंक्रियास. तो पैंक्रियास का जो शेप है इट इज समवॉट लीफ लाइक, पत्ती जैसा दिखता है, एंड इट इज प्रेजेंट जस्ट बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के बिहाइंड. और इसका जो एक्सटेंशन है स्प्लीन, हमारा एक दूसरा लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जिसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं, वो हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे. तो स्प्लीन तक इसका एक्सटेंशन रहता है एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक. दूसरा स्पेशल पॉइंट, स्पेशलिटी क्या है इसका, it is an heterocrine gland. It is a heterocrine gland. That means it acts both as an endocrine as well as an exocrine gland. इसका मतलब as an endocrine gland वो hormones रिलीज करता है and as an exocrine gland वो digestive juices निकालता है. Plus being an exocrine gland it also has a duct. उसके पास duct भी है. तो सबसे पहला पॉइंट इसका shape is somewhat leaf-like structure. Somewhat leaf-like structure. Second, location. Present behind the stomach. And its apex extending to the spleen. इसका मतलब क्या हुआ, apex extending to the spleen. जैसे ये एक पैंक्रियाज है, सपोज ये एक पैंक्रियाज है, ये एक हमारा पैंक्रियाज है. अब इसका जो एपेक्स है, इसका जो टिप पॉइंट है, ये एक्सटेंड करता है हमारे स्प्लीन तक. ये है हमारा स्प्लीन, ये भी किडनी के शेप का ही होता है. दिस इज अ लिम्फॉइड ऑर्गन जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. इम्यून सिस्टम में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है. ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में पढ़ लेंगे. तो दिस इज आवर स्प्लीन and its apex of the pancreas. ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया. स्प्लीन तक एक्सटेंड कर रहा है इसका एपेक्स. तो स्टमक के बिहाइंड, स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, बट इसका जो एपेक्स है वो एक्सटेंड करता है स्प्लीन तक. ये स्प्लीन हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, टॉप काइंड ऑफ लेफ्ट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टमक या एब्डोमेन. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द एब्डोमेन, नॉट स्टमक, ऑफ द एब्डोमेन. नाउ अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक को. तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, इसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी, इट इज एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड. इट इज अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड. जैसे हम लोग पढ़े हैं होमो एंड हेट्रो, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमो मतलब सिमिलर, हेट्रो मतलब डिफरेंट. It is a heterocrine gland. That means it acts both as an endocrine gland as well as an exocrine gland. ठीक है, अब हम लोग इसका देखते हैं. being an endocrine gland, तो बेसिकली होता क्या है कि दो तरह के सेल्स होते हैं. पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में दो तरह के सेल्स होते हैं. एक अकाइनर सेल्स होते हैं और एक आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं. दो तरह के सेल्स होते हैं, एक अकाइनर सेल्स होते हैं और एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. तो ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, ये बेसिकली एंडोक्राइन सेल्स है. और ये 3 तरह का हार्मोन निकालता है, ग्लूकागॉन,
इंसुलिन एंड सोमैटोस्टैटिन, ये 3 तरह का हार्मोन निकालता है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं एंडोक्राइन प्रॉपर्टीज, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीइंग एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बीइंग एन endocrine gland, being an endocrine gland, it has endocrine cells, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, islets of Langerhans. This is called as islets of Langerhans, ठीक है। Now, islets of Langerhans is composed of 3 different cells. Islets of Langerhans जो है ये it is composed of 3 different cells. अब 3 different cells कौन कौन से हो गए, एक हो गया हमारा बीटा सेल्स, एक हमारा बीटा सेल्स, दूसरा है हमारा अल्फा सेल्स एंड तीसरा है हमारा डेल्टा सेल्स। ये 3 तरह के सेल्स है, बीटा, अल्फा एंड डेल्टा। बीटा सेल्स रिलीज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, ये इंसुलिन निकालता है। अल्फा सेल्स, जस्ट अ मिनट, ये हमारा इंसुलिन निकालता है। अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन निकालते हैं एंड डेल्टा सेल्स निकालता है सोमैटोस्टैटिन। नाउ हम लोग को पढ़ना है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के फंक्शंस के बारे में। सोमैटोस्टैटिन हम लोग के सिलेबस में नहीं है, बट इन शॉर्ट अगर कहें तो सोमैटोस्टैटिन का काम है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करना, यानी कि उसको सप्रेस करना, उनको प्रोड्यूस नहीं होने देना, ठीक है। नाउ बीइंग एन एंडोक्राइन ग्लैंड होने के नाते ये क्या है, इसके पास एक एंडोक्राइन सेल्स है। एंडोक्राइन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के पास 3 तरह के सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। बीटा सेल्स प्रोड्यूसेस इंसुलिन, delta cells produces glucagon and alpha cells produces glucagon and delta cells produces somatostatin। हम लोग को पढ़ना है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बारे में, सोमैटोस्टैटिन के बारे में नहीं पढ़ना है। सोमैटोस्टैटिन का बस इतना ही याद रखना है कि इट इनहिबिट्स या सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन या ग्लूकागॉन। नाउ ये तो हमारा एंडोक्राइन पार्ट का बात हो गया। अगर हम लोग इसके एक्सोक्राइन पार्ट को देखें, तो ये बेसिकली एंडोक्राइन वाला चैप्टर है, तो एक्सोक्राइन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9th के डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि बीइंग एन एक्सोक्राइन पार्ट, it has akinase cells। इसके पास कौन से सेल्स है, akinase cells है। Now akinase cells has duct। एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो इसके पास डेफिनेटली डक्ट होगा, एंड थ्रू दैट डक्ट एंड थ्रू this duct it pours the pancreatic juices into the duodenum। अब इसको अच्छे से समझते हैं, इसका मतलब क्या। नाउ पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास हेट्रोक्राइन है, मतलब एंडोक्राइन भी है, वो उनके पास एंडोक्राइन सेल्स भी है और एक्सोक्राइन सेल्स भी है। एंडोक्राइन होने के नाते उसके पास आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है जो कि 3 हार्मोन्स निकाल रहा था। नाउ बीइंग एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट हैज अकाइनर सेल्स। इसके पास किस तरह के सेल्स है, अकाइनर सेल्स है। अकाइनर सेल्स क्या करते हैं, अकाइनर सेल्स के पास डक्ट्स होते हैं। जैसे हम लोग चैप्टर के शुरुआत में क्या पढ़े थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बांट दिए हैं एज एक्सोक्राइन एंड ग्लैंड्स को हम लोग बांट दिए हैं एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो बीइंग एन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, कोई भी डक्ट नहीं होता है, कोई भी कॉमन पैसेज नहीं होता है।
बट इन केस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड एक प्रॉपर डक्ट होता है, जिस डक्ट के थ्रू ही वो सारे अपने सिक्रीशंस या फिर जो भी जो भी जूसेस रिलीज कर रहे हैं उसी डक्ट के थ्रू वो पोर करते हैं. नाउ हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, कि हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन है, हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस निकालता है. पैंक्रियाटिक जूसेस में बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, स्टेप्सिन हो गया. तो ये सारे क्या करते हैं, जैसे ट्रिप्सिन क्या करता था, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता था. लाइपेज फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदलता था. स्टेप्सिन का भी काम वही था, फैट्स को रिड्यूस करके एज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदल देना. तो ये जो एकाइनर सेल्स है ना, ये क्या कह रहा है कि ये एकाइनर सेल्स क्या करते हैं, ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस बनाता है, ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस बनाता है, तो ये डक्ट के थ्रू, जैसे सपोज ये एक एकाइनर सेल है, ये एक एकाइनर सेल है, तो इसका एक डक्ट होगा, इसका एक डक्ट होगा इस तरह से, और इसी डक्ट के थ्रू वो क्या करता है, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ड्यूडेनम से, जो सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपनिंग में ही, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. तो ड्यूडेनम इज द इनिशियल पार्ट जो सी शेप्ड का दिखता है. तो ड्यूडेनम में सारा पैंक्रियाटिक जूस, ये जो सपोज दिस इज आवर एकाइनर सेल, दिस इज आवर एकाइनर सेल, और एकाइनर सेल बीइंग एक्सोक्राइन, इसके पास एक डक्ट होगा, इसके पास एक डक्ट होगा, और ये इसी डक्ट के थ्रू ये क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूसेस को यहाँ पे पोर कर देता है इस ड्यूडेनम में. तो यही चीज लिखा गया है कि बीइंग एन एक्सोक्राइन पार्ट, इट हैज एकाइनर सेल्स, एंड इट हैज डक्ट, and through this duct it pours the pancreatic juices into the duodenum. तो यही है. नाउ यहाँ तक ही बस हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बिकॉज हम लोग ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो एंडोक्राइन पार्ट्स के बारे में ही पढ़ना है. नाउ हम लोग अब आ जाते हैं एंडोक्राइन पार्ट्स में डिटेल में. तो एंडोक्राइन रेगुलेशंस, सबसे पहला जो हमारा अल्फा सेल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो हमारा ग्लूकागॉन निकाल रहा था, ग्लूकागॉन. तो ग्लूकागॉन का क्या काम है, क्या काम है, हम लोग कोई भी मेटाबोलाइट होता है, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, या कोई भी सब्सटेंसेस का जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग ब्लड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में चेक करता है. जैसे हम लोग कभी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि मेरा शुगर बढ़ा हुआ है या मेरा यूरिया बढ़ा हुआ है, तो हम लोग ब्लड के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं. तो अगर ब्लड वॉल्यूम में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो वो कौन कर रहा है, वो ग्लूकागॉन कर रहा है. ग्लूकागॉन का काम क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना. उसका जस्ट एंटागोनिस्टिक यानी कि ऑपोजिट फंक्शन है इंसुलिन का. इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. नाउ कैसे ये रेगुलेशन होता है, ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे लिवर या मसल्स में एक्स्ट्रा जो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है उनको तोड़ के हमारे ब्लड स्ट्रीम में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज वो पोर कर देता है. नाउ अब हमारा बॉडी चेक करेगा कि क्या हमारे ब्लड वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया है. बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर बढ़ गया है तो हमारे पैंक्रियास इंसुलिन निकालना स्टार्ट कर देता है. क्यों, इंसुलिन रिड्यूस करता है, वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो क्या करेगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को वो ब्लड के स्ट्रीम से छाट के या एक्सट्रैक्ट करके वापस से लिवर या मसल्स में पोर कर देता है. तो इससे क्या हो गया कि ब्लड वॉल्यूम में हमारा ग्लूकोज का लेवल जो है वो घट गया. तो हम लोग इसको देखते हैं, ग्लूकागॉन क्या फंक्शन करता है, इट increases the blood glucose level by extracting या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, by breakdown
या फिर ब्रेकिंग डाउन, बाय ब्रेकिंग डाउन, by breaking down stored glycogen, stored glucose or glycogen into the blood stream, into the blood stream. नेक्स्ट जो सेल है वो है हमारा बीटा सेल्स. सेकेंड इज बीटा सेल्स. बीटा सेल्स क्या रिलीज करते हैं? इंसुलिन. बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है. अब बीटा सेल का क्या फंक्शन है? बीटा सेल का फंक्शन है इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाई एक्सट्रैक्टिंग. अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज, अगर ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ गया है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, तो इंसुलिन क्या करेगा? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को छाटेगा या फिर एक्सट्रैक्ट करेगा एंड वापस से वो लिवर या मसल्स को दे देगा. तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इट डिक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज, बाय एक्सट्रैक्टिंग एक्स्ट्रा ग्लूकोज and pours them back into the liver or muscles, तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है एंड इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है. नाउ अब इसके रेगुलेशन को हम लोग देखते हैं. नाउ इसके रेगुलेशन को हम लोग ध्यान से देखें तो ये है हमारा लिवर. लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज या ग्लूकोज को तोड़ के उसका ब्रेकडाउन कौन करवा रहा है? ग्लूकागॉन करवा रहा है. ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है हमारे लिवर में, उसका ब्रेकडाउन कौन करवा रहा है? ग्लूकागॉन. ब्रेकडाउन करवा के ग्लूकोज को ब्लड वेसल्स में ला रहा है, यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये बढ़ा दे रहा है. तो हम यहाँ से फोटो में देख सकते हैं इस इमेज में, जैसे ग्लाइकोजन या ग्लूकोज लिवर के अंदर है, इसका ब्रेकडाउन कौन करवा रहा है? ब्रेकडाउन करवा रहा है ये ग्लूकागॉन. ये दिस इज डन बाय ग्लूकागॉन. ठीक है, दिस इज डन बाय ग्लूकागॉन. एंड ग्लूकागॉन जब ब्रेकडाउन करवा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा राइज कर जा रहा है. अब क्या होगा? पैंक्रियास यहाँ से निकालता है, यहाँ से इसको इस तरह से देखते हैं. पैंक्रियास विल नाउ सिक्रीट इंसुलिन. नाउ अब हम लोग कुछ इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट समराइज्ड वे कि हमारे पास ब्लड या फिर ग्लूकोज इन ब्लड एंड ये लिवर या फिर मसल्स जो कि स्टोर हाउस है मसल्स. अब ग्लूकोज को बढ़ा कौन रहा है? ब्लड में ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ा कौन रहा है? वो बढ़ा रहा है ग्लूकागॉन. तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है? ब्लड में. जैसे ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो वो बढ़ा कौन रहा है? ग्लूकागॉन. कैसे? वो लिवर या मसल से क्या कर रहा है? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन या ग्लूकोज था उसका ब्रेकडाउन करवा के उसको पोर कर दिया जा रहा है ब्लड में. तो हम कह सकते हैं कि लिवर से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ा रहा है? दिस इज बीन डन बाय ग्लूकागॉन. एंड एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ब्लड से वापस लिवर या मसल के पास कौन पहुंचा रहा है? तो वो कर रहा है इंसुलिन. तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि इंक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल.
तो ये है हमारा एक रेगुलेशन। नाउ अगर इनसफिशिएंट इंसुलिन निकल रहा है, अगर पैंक्रियाज ठीक से इंसुलिन नहीं बना पा रहे या बना भी रहे तो ठीक से निकाल नहीं पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, तो इससे होने वाली जो डिजीज है उसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। नाउ अब इससे हम लोग इसको देखते हैं। नाउ अगर अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, तो इससे होने वाला जो डिजीज है इसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। इसमें क्या होता है, अगर इंसुलिन ठीक से नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसका सिग्निफिकेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हेयर ड्यू टू द insufficient secretion of insulin, the blood glucose level increases, affecting, बहुत ज़्यादा अगर ब्लड में ग्लूकोज है तो ये बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल ऑर्गन्स जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, किडनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इफेक्ट्स या फिर इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, affecting our brain, kidneys और लिवर एक्सेट्रा, और भी ऑर्गन्स को, ये आईज को भी ये करते हैं। और इसी को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। मेली का मतलब होता है हनी, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाई बिकॉज इंसुलिन ठीक से सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, और इंसुलिन अगर ठीक से सिक्रीट नहीं हो पा रहा है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके वापस से लिवर या मसल के पास नहीं भेज पा रहा है, जिस कारण हमारा जो ब्लड वॉल्यूम में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नाउ लास्ट विद दिस वी हैव एंडेड आवर चैप्टर। ये पूरे चैप्टर को कवर किया है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए अपने बुक से या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर आपका नर्वस सिस्टम पे होगा।